जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर एनसीसी एग्जाम्स बेस्ड नॉलेज फॉर एनसीसी कैंप कंपटीशन एंड क्विज कॉम्पिटिशन्स। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले लिखना है सांप्रदायिकता, फिर भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, फिर होता है जातिवाद और राजनीतिक दल और आर्थिक असमानता, विदेशी तत्व। ये सभी क्या हैं? राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व हैं। तो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व है बोलेंगे तो याद रखना सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना और फिर जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक असमानता और विदेशी तत्व। उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के क्या लाभ हैं। ये ड्रिल के उद्देश्य लिखे हैं, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन मेरे जितने भी वीडियो अपलोड किया है उसमें सबसे अलग क्वेश्चन है ये, तो समझना ड्रिल से क्या लाभ हैं। अभी का प्रश्न ये है कि ड्रिल से क्या लाभ है, तो ड्रिल से लाभ क्या क्या है देखना है। तो यह प्रसन्नता से ऑर्डर का पालन सिखाती है। ड्रिल के क्या लाभ हैं, तो यह प्रसन्नता से ऑर्डर का पालन सिखाती है। उसके बाद दूसरा है, अनुशासन व टीम वर्क की भावना का विकास कराती है। दूसरा क्या है? अनुशासन व टीम वर्क की भावना का विकास कराती है। फिर है तीसरा, शरीर को चुस्त बनाती है। तो ड्रिल का क्या लाभ है, तो यह प्रसन्नता से ऑर्डर का पालन सिखाती है, अनुशासन व टीम वर्क की भावना का विकास कराती है और शरीर को चुस्त बनाती है। और यहाँ पे चुस्त लिखा है थोड़ा सा गलत, ऐसा लिखाता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्ड ऑफ कमान के कितने भाग होते हैं। वार्ड ऑफ कमान कितने प्रकार के होते हैं यह पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, वार्ड ऑफ कमान के कितने भाग हैं। तो कितने भाग, तो 2 भाग यह होता है वार्ड ऑफ कमान के। कौन कौन सा, तो पहला होता है कॉशनरी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको जिसको बोला जाता है कार्यवाही, और इसको बोला जाता है कार्यवाही और इसको बोला जाता है आदेशात्मक वाक्य और कार्यकारी, ऐसा बोला जाता है, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। तो ये होता है वार्ड ऑफ कमान के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग। कौन कौन सा, तो कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पीछे मुड़ के हुक्म पर कितने अंश मुड़ोगे। ये वाइवा टाइप्स में पूछ दिया जाता है। अभी जैसे बी सर्टिफिकेट वालों का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कुछ कुछ वाइवा पूछा गया, लेकिन इस साल कम पूछा गया। तो सी वालों का एग्ज़ाम अभी बचा है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि 7 जगह अलग अलग पूछते हैं। एफसीबीसी के बारे में, विपन्स के बारे में पूछा जाता है, मानचित्र के बारे में पूछा जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पूछा जाता है, और इस टाइप के भी अचानक से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पीछे मुड़ में के हुक्म में कितने अंश मुड़ोगे, तो सबसे पहले ऐसा देखना है, अगर इधर खड़े हो आप तो आपको दाहिना बोला जाता है, तो कितने अंश मुड़ते हो, 90 डिग्री मुड़ते हो। और आपको बोला है पीछे मुड़ने, तो यहाँ से फिर इतना जाना है, आपको इतना जाना है, तो 90 प्लस 90 ये हो गया 180 अंश। ऐसा याद कर सकते हो, या तो फिर ये सिंपल सा चीज़ है, आपको ये तो याद होना चाहिए कि पीछे मुड़ के हुक्म पे पूरा 190 अंश मुड़ना रहता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एनसीसी वे चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल है एनसीसी वे। अगर आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एक्स कैडेट हैं तो भी चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उसके लिए जो स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती है उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, धीरे चाल तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने कदम लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखना है, धीरे चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलता है, तो धीरे चाल में चलता है 70 कदम, याद रखना। और तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितना कदम चलता है, तो याद रखना 110 कदम, 110 कदम याद रखना। तो धीरे चाल में कितना, तो 70 कदम, और तेज चाल में 1 मिनट में कितना कदम, तो फिर 110 कदम। तो याद रखना, धीरे चाल तथा तेज चाल में गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं, तो याद रखना है धीरे चाल में 70 कदम 1 मिनट में, और तेज चाल में 110 कदम कितने समय में, तो 1 मिनट में, याद रखना। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, खुली लाइन चल तथा निकट लाइन चल में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका फाइल हो गया 3 का। तो खुली लाइन चल में तथा निकट लाइन चल में अगली लाइन,
तो ये हो गया अगली लाइन, और पिछली लाइन ये हो गया। तो ये दोनों के बीच का फासला बताना है आपको। यहाँ पे फासला पूछा है कितने कदम का होता है, तो आपको बताना है 5 कदम का। यहाँ से लेके यहाँ तक खुली और निकट लाइन चल में आगे तथा पीछे लाइन, पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है, तो 5 कदम का, ये याद रखना 5 कदम का। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है। विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है, तो 12 इंच होता है, याद रखना। बहुत से कैडेट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखना हमेशा विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है, तो 12 इंच का अंतर होता है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खड़ा संतरी सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र में किस किस ओहदे के अधिकारी को सल्यूट करते हैं। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओहदे, और ओहदे ही पूछा जाता है। आपको रैंक ये नहीं बोला जाता, क्योंकि रैंक बोलेंगे तो सभी कैडेट्स लोग पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछा जाता है। चलो बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में सरल तरीके से पूछते हैं, लेकिन जो सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स होता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में कैडेट को फंसाने का कोशिश किया जाता है, तो ये चीज़ समझना है। खड़ा संतरी सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र में किस किस ओहदे, मतलब यहाँ पे रैंक के अधिकारी को सल्यूट देते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे समझना है, खड़ा संतरी सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र में किस किस रैंक के अधिकारी को सल्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन इसी में 2 क्वेश्चन बना है। पहला कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे सलामी शस्त्र एक पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है बगल शस्त्र। तो पहले तो क्वेश्चन समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो मेजर व मेजर से ऊपर के रैंक वाले अफसर को क्या दिया जाता है, सलामी शस्त्र। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लिस्ट जाकर चेक करें, क्योंकि मेरा चैनल ऐसा है, हमें हर दिन एक नया टॉपिक पे नया क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो मिलता है आपको अप टू डेट। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मेजर व मेजर से ऊपर रैंक वाले अफसर को कौन सा शस्त्र, तो सलामी शस्त्र देते हैं, और मेजर से नीचे वाले अफसरों को बगल शस्त्र दिया जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन है, खड़ा संतरी सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र में किस किस रैंक के अधिकारी को सल्यूट करते हैं। तो याद रखना मेजर व मेजर से ऊपर के अफसर को सलामी शस्त्र देंगे, और मेजर से नीचे वाले रैंक के जो अफसर होंगे उसको बगल शस्त्र दिया जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है आपको। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ 1 लाइक एंड 1 शेयर। प्लीज़ अभी तक आप अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक करें और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर करें। फिर पढ़ते हैं अगला, विसर्जन का तरीका लिखो। या फिर जो कैडेट होते हैं उनसे पूछा जाता है विसर्जन का डेमो दो, या फिर जो सीनियर होते हैं उनको बोला जाता है विसर्जन का डेमो दो, या तो फिर विसर्जन का तरीका लिखो। ये ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, विसर्जन का तरीका लिखो। तो आपको याद रखना, विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़े। सबसे पहले क्या करना है, विसर्जन के हुक्म मिलते ही दाहिने मुड़ना है। फिर सैल्यूट अधिकारी है तो सैल्यूट करना है। फिर 2 कदम आगे चलकर लाइन तोड़े और परेड ग्राउंड को तेज़ी से छोड़ दें। तो ये क्या हो गया, विसर्जन का तरीका लिखो बोलेंगे तो क्या क्या लिखना है आपको, विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़े, सैल्यूट करें, 2 कदम आगे चलकर लाइन तोड़े और परेड ग्राउंड को तेज़ी से छोड़ दें। तो ये होता है विसर्जन का तरीका। फिर पढ़ते हैं, सम्मान गार्ड में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है। और प्रीवियस क्वेश्चन में आज ही क्या पढ़े हैं, खुली लाइन तथा निकट लाइन में पहली लाइन और पिछली लाइन, पहली और आखिरी लाइन के बीच में फासला पढ़े हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सम्मान गार्ड में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला रखा जाता है। तो सम्मान गार्ड में 4 कदम का, और खुली लाइन और निकट लाइन में कितने कदम का, तो 5 कदम का। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को समझना है। और वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एक रिक्वेस्ट रहता है, वीडियो लाइक एंड शेयर प्लीज़। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दाहिने सज के हुक्म पर कितना इंच का कदम लेते हैं। दाहिने सज के हुक्म पर कितना कदम लेते हैं, तो दाहिने सज के हुक्म पर 15 इंच का कदम लेते हैं, याद रखना। कितने इंच का, तो 15 इंच का। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सावधान अवस्था में दोनों पैर के बीच कितने अंश का कोण बनता है। सावधान अवस्था में दोनों, जो ये हो गया पैर ऐसा, तो यहाँ पे जो कोण बना जाता है वो होता है 30 अंश का, याद रखना। तो सावधान अवस्था में दोनों पैर के बीच कितने अंश का कोण होता है, तो 30 अंश का कोण होता है। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, और वाइवा में भी पूछा जाता है, कैंप के दौरान पूछा जाता है, पीआई स्टाफ लोग भी पूछते हैं परेड के दौरान। तो चीज़ों को याद रखना है। सावधान अवस्था में दोनों पैरों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 30 अंश का कोण बनता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
प्लीज़ सब्सक्राइब एनसीसी वे चैनल। अगर आप एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल है एनसीसी वे। फिर पढ़ते हैं अगला, थंब का हुक्म किस कदम पर दिया जाता है? थंब का हुक्म किस कदम पर दिया जाता है, ऐसा है क्वेश्चन। तो थंब का हुक्म किस कदम पर दिया जाता है? तो बाएं पैर पर। कौन से पैर पर दिया जाता है ये नहीं बोला, सिर्फ किस कदम पर दिया जाता है ये पूछा गया। तो बाएं पैर पर याद रखना है आपको। याद रखना, थंब का हुक्म किस कदम पर दिया जाता है? तो बाएं पैर पर। बाएं पैर से क्वेश्चन चालू, बाएं पैर पे ख़त्म। ये चीज़ें याद होगा आपको। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्वाड ड्रिल कराते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। स्क्वाड ड्रिल कराते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले समझना है कि स्क्वाड ड्रिल होता क्या है, या फिर स्क्वाड ड्रिल कराते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो स्क्वाड ड्रिल क्या होता है, यही सबसे पहले चीज़ आपको समझना है। तो स्क्वाड ड्रिल कराते समय स्क्वाड ड्रिल होता क्या है मैं समझा रहा हूँ। ड्रिल प्रशिक्षण में जब कोई कैडेट दक्षता हासिल कर लेता है तब उसे स्क्वाड को ड्रिल कराने के लिए कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है परिभाषा स्क्वाड ड्रिल में। तो समझना, स्क्वाड ड्रिल को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो पूरा एक ग्रुप है, यहाँ पे पूरे कैडेट्स खड़े हैं, परेड कर रहे हैं, और यहाँ पे है कमांडर। कमांडर सभी कैडेट्स को क्या सिखा रहे हैं? ड्रिल। अब कमांडर को लगता है कि इनमें से किसी एक कैडेट को दायां मुड़, बायां मुड़ और जितना भी परेड करना सब अच्छे तरीके से आ जाता है। तो ये कमांडर क्या करेगा, इसमें से एक कैडेट को बाहर निकालेगा। अब ये कैडेट को बोलेगा कि इसी कैडेट को बोलेगा कि इस ग्रुप को अब ड्रिल सिखा। तो ये कमांडर क्या बोलेगा इस कैडेट को कि अपने ग्रुप को परेड सिखा बोलेगा। तो ये जो कैडेट है ये ग्रुप से निकला है, तो इसके पास ना एक्सपीरियंस है ना अनुभव है, कोई सा भी अनुभव नहीं है। तो इसको क्या होगा, इसको ड्रिल कराने में थोड़ा सा झिझक होगा। ये जो कैडेट के ग्रुप है इसमें से एक कैडेट को बाहर निकाला गया जो ड्रिल में दक्षता हासिल कर लिया, मतलब इसको सब कुछ आ जाता है ये कैडेट। अब इसको बोला जाएगा कि इसको ड्रिल सिखा, तो इसको थोड़ा सा डर लगेगा, झिझकपन लगेगा। अचानक से बाहर निकाल दिए, तो कोई भी कैडेट हो अचानक से उसको ग्रुप से बाहर निकाल के अपने ही ग्रुप को परेड कराने के लिए बोलेगा तो थोड़ा सा डर लगेगा। तो इसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डर को भगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही चीज़ होता है स्क्वाड ड्रिल कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको जो समझना है, इसको जिन बातों का ध्यान रखना है वही लिखना है यहाँ पे। तो कैडेट को कोई झाड़ी या मकान, वृक्ष को काल्पनिक स्क्वाड मानकर उसके सामने, यहाँ पे उसने लिखा है, उसके सामने खड़े होकर वार्ड ऑफ कमांड जोर जोर से बोलकर अपनी झिझक समाप्त करनी चाहिए। तो इसको ये अपने ग्रुप को कमांड देना है। तो यहाँ पे इसको ये सोचना होगा कि ये या तो कोई झाड़ी है या कोई मकान है या कोई वृक्ष है, तभी तो इसका डर भगेगा ना। जो ग्रुप से निकला है कैडेट उसका डर भगाना है। तो यहीं पे यही बोला गया क्वेश्चन में कि स्क्वाड ड्रिल कराते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे। तो इसको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ बहुत से कैडेट्स नहीं हैं, इनको ये समझना है कि यहाँ पे कोई झाड़ी है या कोई मकान है या कोई वृक्ष है, तभी इसका डर भगेगा। और डर भगेगा तो ये कमांड जोर से बोलेगा और अपनी झिझक को समाप्त करेगा। तो अब समझना क्वेश्चन क्या बोला है और आंसर समझना। स्क्वाड ड्रिल कराते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो कैडेट्स को कोई झाड़ी, मकान या वृक्ष को काल्पनिक स्क्वाड मानकर उसके सामने खड़े होकर वार्ड ऑफ कमांड जोर जोर से बोलकर अपनी झिझक समाप्त कर लेनी चाहिए। तो स्क्वाड ड्रिल कराते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए बोलेंगे तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ आ गया, तो लिख लोगे। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रैंक व फाइल में क्या अंतर है, या फिर रैंक व फाइल में अंतर बतलाइए, ये बोला गया है रैंक व फाइल। तो रैंक क्या होता है, इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं। रैंक क्या होता है, इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं। और फाइल क्या होता है, तो फाइल इसमें भी कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। तो रैंक क्या है, इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, और फाइल में इसमें भी कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। तो देखो ये आपके हैंडबुक से ही लिया गया है चित्र। देखो ऐसा पूरा ये हो गया, पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। और इसको इस साइड से ऐसे देखेंगे तो इसको बोलेंगे रैंक, और अगर इसी को ऐसा देखा जाए तो इसको बोलेंगे फाइल। तो ये समझना है, इसको बोलेंगे रैंक और इसको बोलेंगे फाइल। अब इसको अपने शब्दों में लिखने भी आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से समझना है। अगर ये आपको याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से समझना है। अगर 3 लाइन ऐसे खड़े हैं ऐसा,
तो ये हो गया रैंक, और इसको ऐसा देखोगे तो ये हो गया फाइल। तो पूछेंगे कभी भी आपको, परेड के दौरान भी पूछेंगे आपको, यहाँ आप खड़े हो और यहाँ से ऐसे पूछेंगे ये क्या है, तो आपको फाइल है नहीं बोलना है, आपको ये रैंक है बोलना है। और ऐसा फाइल होता है जो 3 का होता है, ये फाइल होता है। और जो ये जितना लंबा लाइन होता है इसको बोला जाएगा रैंक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और रैंक व फाइल में अंतर बतलाइए बोलेंगे तो आपको ये शब्दों में लिखने भी आना चाहिए, और अगर शब्दों में लिखने नहीं आता तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लें। आपको डेली एक नए टॉपिक पे एक नए क्वेश्चन आंसर सेट के साथ आपको एक नया वीडियो मिलता है। चैनल है एनसीसी वे। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी में निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं लिखें। एनसीसी में निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं लिखें। एनसीसी कैडेट जो होते हैं उनको कितने प्रकार का फायर किया जाता है, ये बोल पूछा गया है। इसलिए बोलता हूँ मैं, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक तरीके से छांट कर लाता हूँ, तो समझना। एनसीसी में निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं लिखें, ऐसा पूछ दिया जाता है तो बहुत से कैडेट्स समझ नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं समझा रहा हूँ। एनसीसी कैडेट्स को जो फायर कराया जाता है अलग अलग, कौन कौन सा फायर होता है, जैसे स्नैप शूटिंग, ग्रुप शूटिंग, ये यहाँ है ना लिखा है। तो एनसीसी कैडेट्स में निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं लिखें बोलेंगे तो एनसीसी में निशानेबाजी की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है ग्रुपिंग फायर कराया जाता है, फिर एप्लीकेशन फायर कराया जाता है, और स्नैप शूटिंग होता है, और एडवांस शूटिंग होता है। तो एनसीसी कैडेट्स में निशानेबाजी की खाली स्थान प्रतियोगिताएं होती हैं। तो कितने प्रकार प्रतियोगिताएं, 4 प्रतियोगिताएं। कौन कौन सा, तो पहला होता है ग्रुपिंग फायर लिखना है, फिर एप्लीकेशन फायर, फिर स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। और आपको अगर इन सब पे डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ग्रुपिंग फायर क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन फायर क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है तरीका, स्नैप शूटिंग क्या होता है, इसका सारा चीज़ आपको मिलेगा नए वीडियो में। तो मैं टॉपिक लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो ये हो गया एनसीसी में निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं लिखे बोलेंगे तो कितने प्रतियोगिताएं होता है, तो 4 प्रतियोगिता। कौन कौन सा, तो ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग, इसको याद रखना है। और होता है फायरिंग पोजीशंस होते हैं अलग अलग, 4 प्रकार के पोजीशंस होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसएलआर की कमियां लिखो। क्वेश्चन है एसएलआर की कमियां लिखो। तो एसएलआर क्या है, तो एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, आपको याद होगा, आपको पता होगा। यह इसकी कमियां लिखो बोले हैं तो यह एक वजनदार हथियार है। एसएलआर क्या है, यह एक वजनदार हथियार है। हथियार के बनाने में कठिनाई होती है और चाल के सिद्धांत में फ़र्क है। एसएलआर को पकड़ के चाल के सिद्धांत में फ़र्क है, और ट्रेनिंग में भी कठिनाई है। एसएलआर के ट्रेनिंग में कठिनाई है। तो एसएलआर की कमियां लिखो बोलते हैं तो आपको 2 से 3 पॉइंट में लिखना है, और यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है तो आपको लिखना है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ एनसीसी वे चैनल, सपोर्ट अवर चैनल एनसीसी वे। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फायरिंग, फायरिंग के प्रकार और फायरिंग कंपटीशन, मतलब ये जो पढ़ेंगे इसी को लाऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।